राज्यों के मध्य पारस्परिक अंतर राजकोषीय क्षमता के संदर्भ में आर्थिक विकास के स्तर में अंतर। कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू R1 R2 और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP Y1 Y2। राजस्व कर राजस्व बढ़ते आय बढ़ते तो कर राजस्व बढ़ते और आय बढ़ते एक सीमित मात्रा के छोड़ के। सेंटर वर्टिकल इम्बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में और सेंटर और स्टेट के बीच वर्टिकल इम्बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशनल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 15वां वित्त आयोग और लंबित असंतुलन। वित्त आयोग द्वारा केंद्र को ये सुझाव दिया गया कि सभी केंद्रीय करों को कम से कम 41% भाग राज्यों को उपलब्ध कराएं प्लस रुपये 10,33,062 करोड़ के वैधानिक अनुदान भी उपलब्ध कराएं। 15वां वित्त आयोग एंड हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। द फॉलोइंग फार्मूला हैज बीन यूज्ड। निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया। डायमेंशंस आयाम वेट वजन महत्व पॉपुलेशन 2011 15%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंसेज जन्म के निष्पादन पर 12.5% और इनकम डिस्टेंस आय दूरी पर 45%। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट 15 से 49 वर्ष में। एरिया क्षेत्र 15%। फिजिकल एंड टैक्स रिपोर्ट्स 2.5%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%। टोटल 100%। सेंट्रल टैक्सेज 41%। रुपीज़ 42,24,760 करोड़। GST गुड एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर जुलाई 2017 में एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार के रूप में लागू किया गया। यह सहकारी संघवाद की भावना को प्रदर्शित करता है। GST की संरचना दोहरी ड्यूलिस्टिक। CGST CGST केंद्र द्वारा आरोपित होता है और SGST राज्यों एंड SGST UTGST स्टेट UTGST राज्यों अथवा UTS द्वारा आरोपित किया जाता है। GST की प्रकृति नेचर। मूल्य संवर्धन कर वैट वैल्यू एडेड टैक्स उत्पादकों व्यापारियों सेवा प्रदाताओं आदि को ITX इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध कराने का गुण रखता है। ITC में उत्पादकों व्यापारियों आदि को आगतू इनपुट्स पर दिए गए कर या तो वापस लौटा दिए जाते हैं या उन्हें ऑफसेट समायोजन करने की छूट दे दी जाती है। डिजिटल वेस्ट इनपुट आउटपुट इनपुट फॉर टीचर कंजप्शन प्राइस 2 लाख GST @ 18% रुपीज़ 36,000 2,36,000। स्टूडेंट फीस 1 लाख GST 18% 18,000 रुपीज़ 1 लाख प्लस 18,000 GST 1,80,000 और 36,000। Consumers are not given ITC। उपभोक्ताओं को ITC नहीं दी जाती है। प्राइस 80 रुपये। एक को मिला और बी प्राइस 100 रुपये में बेचा। कंज्यूमर 110 रुपये में खरीदा। GST 8 रुपये। यहाँ भी GST 10 रुपया लगा। GST 10% तो 10 रुपया 8 रुपया बिल करना पड़ेगा। टोटल बिल 110। बी के लिए ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी
₹10 है। में ITC 8 रुपये, इनपुट टैक्स, नेट टैक्स लाइबिलिटी 2 रुपये। टैक्सेज मर्ज्ड इनटू GST, वे कर जो GST में समाहित हो गए। सेंट्रल टैक्सेज, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सर्विस टैक्स, सेवा कर। CGST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। AED, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। SAD, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ETC। स्टेट टैक्सेज, स्टेट टैक्सेज, स्टेट सेल्स टैक्स ऑब्लिक वैट। लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, इंट्री टैक्स, ETC। इम्पोर्टेंट रेट्स 5%, बेसिक गुड्स 12% और 18%, स्टैंडर्ड रेट्स 28%, सीन गुड्स, डिमेरिट गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, वाइन हैज़ बीन केप्ट आउटसाइड GST फ्रेमवर्क बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एक संवैधानिक प्रावधान के द्वारा शराब को GST के दायरे से बाहर रखा गया है, अर्थात यह GST एग्जेम्प्ट वस्तु है, मतलब GST छूट, GST मुक्त। दूसरा, GST परिषद यह निर्धारित करेगी कि निम्न पेट्रोलियम वस्तुओं को GST के दायरे में लाया जाना चाहिए या नहीं। नहीं 5 है। एक में पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा मोटर स्पीड, तीसरा हाई स्पीड डीजल्स GST और एविएशन टरबाइन फ्यूल, 5वां नेचुरल गैस। GST नहीं है, ITC नहीं है, महंगे हैं। GST भी नहीं है, ITC भी नहीं और महंगे भी हैं। ये पर ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स प्रोवाइड करे छै। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। GST परिषद, GST में किसी भी परिवर्तन को कम से कम 3/4 मताधिकारों से पारित करती है। जैसे वोटिंग राइट में मताधिकार, सेंटर को 1/3 और स्टेट्स को 2/3, पासिंग कम से कम 3/4। GST के इलेक्ट्रॉनिक संचालन के लिए GST नेटवर्क की स्थापना एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में की गई है। GSTN मतलब GST नेटवर्क, GSTIN मतलब GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। टैक्स इवेजन, कर चोरी, आय, संपत्ति आदि पर आवश्यक करों का भुगतान नहीं करने के कृत्य को कर चोरी कहते हैं। काला धन को, व्हाट इज ब्लैक मनी, काला धन क्या है? काला धन कोई भी ऐसी आय, संपत्ति होते हैं जिन पर आवश्यक करों का भुगतान नहीं किया गया है। काला धन बनाम गंदा धन मतलब ब्लैक मनी वर्सेस डर्टी मनी। काला धन वह आय या संपत्ति होता है जिस पर आवश्यक कर नहीं दिए जाते हैं, जबकि गंदा धन ऐसा धन होता है, डर्टी मनी ऐसा धन होता है जिसका स्रोत अवैधानिक होता है, इलीगल। काले धन के 2 मुख्य प्रभाव हैं। एक में सरकार के कर राजस्व में क्षति पहुंचाता है, दूसरा शैडो इकोनॉमी या घोस्ट इकोनॉमी का रूप ले लेता है। अर्थव्यवस्था का वह भाग जो सरकार की नज़र, नियमन और कारारोपण से बाहर रहता है उसे शैडो इकोनॉमी या घोस्ट इकोनॉमी कहते हैं। नीतियों विभिन्न घोस्ट इकोनॉमी या शैडो इकोनॉमी विभिन्न आर्थिक नीतियों को विफल कर देती हैं। नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रंटलाइन आयोग, आवर कॉमन फ्यूचर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन 2015 में एक्सेप्ट करके 2016 में लागू। टोटल 17 गोल है। गरीबी, भुखमरी आदि हासिल 2030 तक करना। पहले इनका नाम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में था। GST वैट जैसा कर है, वैल्यू एडिशन टैक्स है या टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन है, कर जो मूल्य संवर्धन पर लगता है। ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आगतों पर दिए गए करों को वापस करना या उन्हें ऑफसेट समायोजित करने की छूट देना। टैक्स इवेजन, टैक्सेबल इनकम या एसेट यू डोंट पे टैक्स, टैक्स इवेजन। टैक्सेबल इनकम या एसेट, ब्लैक मनी, यू डोंट पे टैक्स। ब्लैक मनी में भी associated with legal activities. Black money does not dirty money. ब्लैक मनी पर टैक्स पे नहीं करने पर ब्लैक मनी पर टैक्स
पे करने पर वाइट मनी हो जाता है। और डर्टी मनी मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन के द्वारा क्लीन मनी हो जाता है। सोर्स इलीगल सोर्स, और यहाँ ब्लैक मनी लीगल सोर्स मनी वैध तरीके से, ये डर्टी मनी अवैध तरीके से, दोनों सोर्स हो सकते हैं। टैक्स एवॉइडेंस कर उपेक्षा, द एक्ट ऑफ not paying taxes by using legal methods, for example providing digital services in high tax countries while making offices in tax havens in order to reduce or remove tax burden। वैधानिक विधियों का प्रयोग करके कर नहीं देने के कृत्य को टैक्स एवॉइडेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में टैक्स हैवेंस कर की कम दर वाले राष्ट्र में ऑफिस बनाकर उच्च कर की दर वाले राष्ट्रों में डिजिटल सेवाएं देना। पीई मतलब परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। सीआईटी मतलब कॉरपोरेट इनकम टैक्स। आयरलैंड 12.5%, इंडिया 25%। टैक्स हैवन कंट्री आयरलैंड। ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट G20/OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस्ड इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। पिलर 1 टर्नओवर ग्रेटर देन €20 बिलियन। एक्सेसिव प्रॉफिट अत्यधिक लाभ, अत्यधिक मुनाफों पर कम से कम 25% की कर की दर का भुगतान करना होगा ऑपरेशन वाले राष्ट्र में। ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट लागू होता है। पिलर 2 टर्नओवर इज ग्रेटर देन €750 मिलियन, 15% का मिनिमम CIT कॉरपोरेट इनकम टैक्स देना होगा। इफ द corporate income tax of a country is less than 50%, then the home country is to impose a top-up tax rate। यदि किसी राष्ट्र का CIT 15% से कम है तो होम कंट्री द्वारा टॉप अप टैक्स रेट लगाई जाएगी। सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण शब्द या अवधारणाएं। BEPS प्रोजेक्ट मतलब बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। G20 OECD राष्ट्रों की एक परियोजना जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले टैक्स एवॉइडेंस को नियंत्रित करती है। गार मतलब जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल्स, इंडियाज रूल्स हैं। और ग्लोब मतलब ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल ऑफ पिलर 2 ऑफ ग्लोबल मिनिमम टैक्स। पोएम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इंडियाज रूल्स हैं। CRS कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, G20/OECD स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल टैक्स ये टैक्स इम्पोज्ड बाय इंडिया at 6% ऑन एडवर्टाइजमेंट इनकम इन इंडिया ऑफ फॉरेन रेसिडेंट कंपनीज आल्सो नोन एज EL 1.0 इक्वलाइजेशन लेवी। भारत द्वारा 2016 में विदेशी और निवासी कंपनियों की भारत में विज्ञापन आय पर 6% की दर से लगाया गया एक कर, इसे इक्वलाइजेशन लेवी 1.0 भी कहते हैं। DST डिजिटल सर्विस टैक्स। विदेशी अनिवासी कंपनियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली डिजिटल सेवाओं पर 2% की दर से भारत द्वारा लगाया गया कर। टैक्सेज इन न्यूज। विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल कर किसी कंपनी आदि के द्वारा किसी बाह्य कारक के कारण उत्पन्न सुपर मुनाफों पर लगाया जाने वाला कर। कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों पर इसे हाल ही में वापस लगाया गया है। एंजल टैक्स फर्स्ट टाइम 2012 में। एंजल टैक्स बजट 2023-24 द्वारा इसके क्षेत्र को व्यापक करते हुए विदेशी और अनिवासी एंजल निवेशकों को इसके दायरे में लाया गया है।
स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है स्टार्टअप शेयर की उचित बाजार मूल्य। फंडेड इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टर डायरेक्ट स्टार्टअप इन्वेस्ट करे છે स्टार्टअप में। एक से अलग एंजल इन्वेस्टर जाकर ₹200 का खरीद ले छै। डीपीआईआईटी में रजिस्टर्ड होगा, उससे एंजल टैक्स नहीं लगेगा। बजट में रेवेन्यू बजट, राजस्व बजट और कैपिटल बजट, पूंजी बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व प्राप्तियाँ, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्चे। और कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा क्या है? मुद्रा कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे लोग विभिन्न प्रकार के लेन देनों के लिए सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। इस प्रकार सामान्य स्वीकार्यता मुद्रा का एक आधारभूत गुण होता है। मुद्रा के कार्य: विनियमन का माध्यम, मूल्य का भंडार, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, लेखांकन की इकाई। व्हाट इज लीगल टेंडर? वैधानिक मुद्रा क्या है? वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे ऋणों के निपटान समेत सभी प्रकार के लेन देनों के लिए स्वीकार करना आवश्यक होता है। कानून। टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर में लिमिटेड सीमित और अनलिमिटेड असीमित। सीमित में जिसे एक सीमा तक ही अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जा सकता है, क्वाइंस सिक्के सीमित है। और असीमित में हो गया इसे बिना किसी सीमा के अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ता है, जैसे बैंक नोट्स। डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग दो प्रमुख मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। आय का स्तर पहला, दूसरा ब्याज की दर का स्तर। कंजम्पशन लाइन, इनकम लाइन। कंजम्पशन कुछ मात्रा को छोड़ के, C1 और इनकम Y2। यह ध्यान देने योग्य है कि मुद्रा की मांग और आय के स्तर के मध्य सकारात्मक संबंध होता है। मुद्रा की मांग और ब्याज दर के मध्य उल्टा विपरीत नकारात्मक संबंध होता है। मुद्रा की मांग और ब्याज दर के मध्य उल्टा संबंध होता है और मुद्रा की मांग और आय के संबंध होता है। आय के एक दिए हुए स्तर पर मुद्रा की मांग को निम्न रेखा चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट और ये डिमांड फॉर मनी। इंटरेस्ट रेट 5% डिमांड ऑफ मनी MD2 और इंटरेस्ट रेट 15% डिमांड ऑफ MD1। द सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है और ब्याज दर तथा आय के स्तर से स्वतंत्र होती है। इंटरेस्ट रेट और ये सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई कर्व लाइन। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, संतुलित ब्याज दर का निर्धारण। इंटरेस्ट रेट I1 I0 और मनी सप्लाई MS। इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की मांग में वृद्धि और उसका ब्याज दर पर प्रभाव। इंटरेस्ट रेट इधर हो गया, डिमांड एंड सप्लाई। MD1 MD2 डिमांड एंड सप्लाई। यदि मुद्रा की आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो तो मुद्रा की मांग में वृद्धि से ब्याज दर बढ़ेगी। यदि मुद्रा की आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो तो मुद्रा की मांग में वृद्धि से ब्याज दर बढ़ेगी। यदि ब्याज दर I0 पर ही रखना है तो मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि और ब्याज दर पर प्रभाव।
I0 इंटरेस्ट रेट, इधर मनी डिमांड ऑफ सप्लाई MS1 और MS2, I0 पर MS2 और I1 पर MS1। तो डिमांड ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई हाई रहेगा तो इंटरेस्ट रेट लो रहेगा। रेट्स एंड रेशियो, दरें और अनुपात। रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एक ब्याज दर। बैंक रेट, बैंक रेट क्या है? रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूले जाने वाली एक ब्याज दर है। रिजर्व बैंक इसे प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती की दर के रूप में लागू करता है। वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक बिल व्यापारियों द्वारा वस्तु अथवा धन का लेन देन करने के लिए जारी किए जाते हैं। यदि कोई बैंक उन पर गारंटी दे देता है तो वे प्रथम श्रेणी के हो जाते हैं। The commercial bills are issued by traders for exchanging goods or money. If any bank provide guarantee on them, then they become first category commercial bills. Example में बी 100 रुपये के सामान दिल के ए के, और ए से ओकरा चेक दिल के, अथी कमर्शियल बिल दिल के 100 रुपये के SBI के कमर्शियल बिल सिम्बो, और बी चेक बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करते। बैंक ऑफ बड़ौदा एक 92 रुपये दिल के और 100 रुपये के SBI के चेक रख ले, और बैंक ऑफ बड़ौदा फिर RBI को देते हैं ये कमर्शियल बिल, और 93 रुपया पते, और RBI 100 रुपये की कमर्शियल बिल रख लेते हैं। डिस्काउंट रेट 8%, फ्री डिस्काउंटिंग, पुनर्वत कटौती की दर 7%। नोट, भारत में बैंक दर मौद्रिक नियंत्रण की दृष्टि से प्रभावी नहीं मानी जाती है क्योंकि भारत में वाणिज्यिक बिल अधिक लोकप्रिय नहीं है। दूसरा, मई 2011 से रिजर्व बैंक दर को MSF दर के बराबर रखने की नीति का अनुकरण कर रहा है। वर्तमान में बैंक दर 6.75% है। रेपो रेट वाणिज्यिक बैंकों से रिजर्व बैंक द्वारा वसूली जाने वाली एक ब्याज दर है, और इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक RBI से सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद रीपरचेज के वादे के आधार पर धन उधार लेते हैं। RBI या SBI है। RBI 100 रुपया दिल के, SBI 100 रुपया उठाते। सरकारी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड रीपरचेज खरीदते। रेपो दर के अंतर्गत बैंक निम्न अवधियों के लिए उधार ले सकते हैं। LTRO के अपवाद को छोड़कर, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को छोड़कर। वन डे के लिए ओवरनाइट रेपो, 3 डे, 7 डे, 14 दिन, 28 दिन। एक दिन के लिए ओवरनाइट रेपो, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन के लिए टर्म रेपो। रिजर्व बैंक मौद्रिक प्रसारण प्रणाली का संचालन रेपो दर के माध्यम से करता है और इसे निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। GDP और रोजगार को बढ़ाना। लेंडिंग रेट, उधारी की दर। लेंडिंग रेट मतलब उधारी की दर। डिपॉजिट रेट मतलब जमा की दर। GDP और रोजगार को बढ़ाना। दिस कैन बी सो एज फॉलोज। टू इंक्रीज GDP एंड एम्प्लॉयमेंट, GDP और रोजगार को बढ़ाना। रेपो रेट क्या कुछ है, एज पर नीचे प्रमुख अर्थशास्त्र के अनुसार। GDP एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ते तो डिमांड फॉर गुड्स बढ़ते हैं। वैसे GDP और रोजगार को बढ़ाना है तो रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब रेपो रेट को कम करेंगे तो लेंडिंग रेट भी बैंक्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो डिपॉजिट रेट भी बैंक्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिमांड फॉर मनी ऑब्लिक लिक्विडिटी में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। फिर डिमांड फॉर गुड्स भी बढ़ेगा और जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। लेंडिंग रेट उधारी की दर 10% और डिपॉजिट रेट जमा की दर 7%। मार्जिन 3% फिक्स मार्जिन है। लेंडिंग रेट 10%, डिपॉजिट रेट 7%। मतलब लेंडिंग रेट हमेशा हाई रहे और डिपॉजिट रेट लो रहे लेंडिंग रेट से। मार्जिन इंटरेस्ट रेट I1 I0 और डिमांड ऑफ फॉर मनी ऑब्लिक लिक्विडिटी MD1 MD2। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। रेपो रेट बढ़ाने से लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट बढ़ जाता है और डिमांड फॉर मनी ऑब्लिक लिक्विडिटी सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड फॉर गुड्स भी कम हो जाता है और प्राइसेज ऑफ गुड्स और इन्फ्लेशन भी खुद कम हो जाता है। करना पड़ता है नोट्स। मौद्रिक प्रसारण प्रणाली में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में परिवर्तन करके वास्तविक ऑब्लिक वस्तु क्षेत्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। जैसे मॉनेटरी इकोनॉमी और रियल इकोनॉमी। मॉनेटरी इकोनॉमी मतलब नॉमिनल इकोनॉमी, मनी, इंटरेस्ट रेट, और रियल इकोनॉमी गुड्स सेक्टर इकोनॉमी या रियल सेक्टर इकोनॉमी, गुड्स। रियल सेक्टर इकोनॉमी टेक्सटाइल मिल्स प्रोड्यूस क्लोथ और ए फार्मर हार्वेस्ट क्रॉप और अ फार्म टेक लोन और ए फार्म इशूज बोर्ड्स मनी या फिनांस रिलेटेड। ए फार्म टेक लोन और ए फार्म इशूज बोर्ड्स बॉन्ड्स, ये सब मनी या फिनांस रिलेटेड हो गए। और टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस क्लोथ, ए फार्मर हार्वेस्ट क्रॉप, ये रियल सेक्टर इकोनॉमी हो गए। प्रेजेंटली द क्रॉप रेट इज 6.5%, वर्तमान में रेपो। LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को 3 वर्ष तक के लिए तरलता उपलब्ध करवाई जाती है। रेपो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। रेपो रेट कम करने से लेंडिंग रेट डिपॉजिट रेट कम हो जाते हैं। इस लेंडिंग और डिपॉजिट रेट कम होने से डिमांड फॉर लिक्विडिटी या मनी सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड फॉर गुड्स भी बढ़ जाता है और फिर जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। यही हो गया रियल सेक्टर इकोनॉमी या गुड्स सेक्टर इकोनॉमी। रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की अतिरिक्त तरलता को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त तरलता को सोखता है, एब्जॉर्ब। इस दर पर बैंक अपनी तरलता को आरबीआई के पास जमा करवा सकते हैं और इस संदर्भ में आरबीआई पुनर्खरीद रीपर्चेज के वादे के साथ बैंकों को सरकारी बॉन्ड जमा करवाता है। यदि आरआर रिवर्स रेपो रेट ऊंची होती है तो बैंक आरबीआई के पास अधिक मात्रा में जमा कराएंगे जिससे लोगों के लिए तरलता का स्तर कम हो जाएगा। यदि रिवर्स रेपो रेट कम है तो जनता के लिए तरलता का स्तर बढ़ेगा क्योंकि बैंक आरबीआई के पास कम जमा कराना चाहेंगे। नोट फिक्स्ड रिवर्स रेट। एसडीएफ रेट के लागू करने के बाद आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट को नहीं बदला जा रहा है, इसीलिए इसे एफआरआर फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट के नाम से भी जाना जा रहा है। प्रेजेंट लेवल ऑफ फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35%। एसडीएफ रेट अप्रैल 2022 में इंट्रोड्यूस्ड होला और ओवरनाइट 1 डे के लिए हो। और एसडीएफ रेट अप्रैल 2022 में इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एसडीएफ का फुल फॉर्म स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके अंतर्गत ओवरनाइट के लिए आरबीआई को अपनी तरलता जमा करा सकते हैं। ओवरनाइट मतलब 1 डे। इसके अंतर्गत एसडीएफ के अंतर्गत ओवरनाइट के लिए आरबीआई को अपनी तरलता जमा करा सकते हैं। दूसरा,
रिजर्व बैंक को कोई सरकारी बॉन्ड आदि को बैंकों के पास रखने की आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूडीएफ। यूडीएफ, इसे यूडीएफ भी कहा जाता है। यूडीएफ मतलब अनकोलेटरलाइज्ड, यूडीएफ मतलब अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। रिजर्व बैंक को कोई सरकारी बॉन्ड आदि को बैंकों के पास रखने की आवश्यकता नहीं होती। यूडीएफ अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। तीसरा है रिजर्व बैंक द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई कुबेर का प्रयोग करके इस दर के आधार पर आरबीआई के पास धन जमा करवा सकते हैं। चौथा, रिजर्व बैंक द्वारा यह कहा गया कि एसडीएफ रेट रेपो दर की तुलना में 25.025% नीचे रहेगी। नोट्स, प्रजेंट एसडीएफ रेट 6.25%, रेपो रेट 6.50%। सजेस्टेड बाय उर्जित पटेल कमेटी, जैसे में रेपो रेट 6.5%, एसडीएफ रेट 6.25%, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35%। एमएसएफ रेट, रेपो रेट, एसडीएफ रेट रेपो रेट से हमेशा कम ही रहेगा। एमएसएफ रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस्ड मई 2011, ओवरनाइट लेंडिंग रेट टू बी चार्ज्ड बाय द आरबीआई। रिजर्व बैंक द्वारा वसूली जाने वाली ओवरनाइट की उधारी की दर, एमएसएफ रेट। वर्तमान में आरबीआई द्वारा एमएसएफ दर को रेपो रेट की तुलना में 25 आधार बिंदु ऊपर रखता है। प्रेजेंट लेवल 6.75%, मतलब ये रेपो रेट से बड़ा ज़्यादा ही होता है। रेट कॉरिडोर डायग्राम ये हो गया। रेपो रेट से ऊपर है एमएसएफ रेट है, रेपो रेट से नीचे एसडीएफ रेट, ये दोनों के बीच में रेट कॉरिडोर दरगरियाला रेट, ये इसी के बीच के कटवेज स्थान को रेट कॉरिडोर या रेट गलियारा। इन जनरल सिचुएशन रेपो रेट बढ़ेगा तो एमएसएफ भी बढ़ेगा और एसडीएफ भी बढ़ेगा, और रिवर्स रेपो रेट घटेगा तो एमएसएफ भी घटेगा और एसडीएफ भी घटेगा। आरबीआई वर्सेज बैंक्स वर्सेज कस्टमर्स, आरबीआई बैंक की बात है। अब बैंक्स वर्सेज कस्टमर में हो गया बीपीएलआर, बेस रेट, एमसीएलआर, ईवीएलआर, एमडीआर। बीपीएलआर इंट्रोड्यूस्ड इन 2003, बेंचमार्क, बीपीएलआर का फुल फॉर्म बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट या पीएलआर प्राइम लेंडिंग रेट। It is the lending rate to be charged by the banks from their goods borrowers. यह बैंकों द्वारा अपने अच्छे उधारकर्ताओं से वसूली जाने वाली एक ब्याज दर है। बेस रेट इंट्रोड्यूस्ड 2010, रिकमेंडेड बाय दीपक मोहंती कमेटी, पर्पज टू इंश्योर हेल्दी कमिटी ऑन अमंग, उद्देश्य बैंकों में स्वस्थ प्रतियोगिता सुनिश्चित करना। बेस रेट क्या है? बैंकों में स्वस्थ प्रतियोगिता सुनिश्चित करना। बेस रेट बैंकों को यह सलाह दी गई कि वे एक ऐसी ब्याज दर की गणना करें कि अन्य कारकों के अलावा उन्हें कोषों की औसत लागत निकल आए। इसे बेस रेट कहा गया। रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्देश दिया गया कि बैंक अपनी बीपीएलआर को बेस रेट से नीचे नहीं रखें। बैंक अपनी बीपीएल को बेस रेट, बैंकों को यह सलाह दी बेस रेट बैंकों का यह सलाह दी गई कि वे एक ऐसी ब्याज दर की गणना करें कि अन्य कारकों के अलावा उन्हें कोषों की औसत लागत निकल आए, और इसे बेस रेट कहा गया। रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि बैंक अपनी बीपीएलआर को बेस रेट से नीचे नहीं रखें। एमपीआई जीएमपीआई
मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स GMPI ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग NMPI निकले नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। MCLR इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ MCLR के फुल फॉर्म मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा BPLR के निर्धारण में प्रथम कारक के रूप में कोषों की सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स का प्रयोग किया जाता है। EBLR इंट्रोड्यूस्ड 2019, EBLR का फुल एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट। इसके अंतर्गत बैंक निम्न में से किसी का भी प्रयोग BPLR के निर्धारण में कर सकते हैं। रिकमेंडेड बाय जनक राज कमेटी। रेपो रेट RLLR, दूसरा है यील्ड रेट। EBLR में इंट्रोड्यूस्ड 2019, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट रिकमेंडेड बाय जनक राज कमेटी। अंडर इट बैंक्स कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग टू डिटरमाइन द BPLR। इसके अंतर्गत बैंक निम्न में से किसी का भी BPLR के निर्धारण में कर सकते हैं। एक में रेपो रेट, दूसरा यील्ड रेट ऑफ 91 डेज ट्रेजरी बिल्स और यील्ड रेट ऑफ 182 डेज ट्रेजरी बिल्स। RLLR मतलब रेपो रेट लिंक्ड लैंडिंग रेट, रेपो रेट लिंक्ड लैंडिंग रेट, रेपो रेट। MDR मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ऑल्सो नोन एज TDR ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट। यह एक शुल्क है जो बैंकों पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनियों द्वारा डेबिट क्रेडिट कार्डों की पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए व्यापारियों विक्रेताओं आदि पर लगाया जाता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, नकद कोषानुपात या नकद आरक्षण अनुपात। बैंकों को अपने NDTL का एक भाग रिजर्व बैंकों के पास नकद रूप में रखना होता है और इसे CRR कहते हैं। बैंकों को अपने NDTL का एक भाग रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना होता है और इसे CRR कहते हैं। यदि CRR को कम किया जाता है तो बैंकों की साख सृजन की क्षमता बढ़ जाती है और इसे ही साख विस्तार क्रेडिट एक्सपेंशन कहते हैं। यदि CRR को बढ़ाया जाता है तो बैंकों की साख सृजन की क्षमता कम हो जाती है और इसे ही साख संकुचन क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नोट्स द प्रेजेंट CRR 4.5%, अपर लिमिट 50% और लोअर लिमिट 3% रिमूव्ड 2006। NDTL मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। NDTL में डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, लायबिलिटीज एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट में कासा डिपॉजिट मतलब करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, कासा। डिमांड डिपॉजिट में पेएबल ऑन डिमांड, क्रेडिटेड बाय द पब्लिक और क्रेडिटेड बाय द बैंक्स फॉर द पब्लिक। लोन देते समय क्रेडिट क्रिएशन साख सृजन 100, शेयर 10%, NDTL 100, RBI 10 रुपया। टाइम डिपॉजिट पेएबल आफ्टर अ टाइम पीरियड। फिक्स्ड डिपॉजिट FD/RD, फिक्स्ड डिपॉजिट, RD मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, जीरो रेकरिंग डिपॉजिट। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, निम्न का अध्ययन कीजिए और उपयुक्त मदों की उत्तरता क्रम तरलता के आधार पर निर्धारित कीजिए। करेंसी, सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। सबसे पहले क्या होगा? करेंसी एंड बैंक नोट से
फिर सेविंग डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट, 1 3 फिर सेविंग डिपॉजिट 2 ऐसे लास्ट में। एनडीटीएल में बैंक ऋण देते हैं और लोग डिपॉजिट जमा कराते हैं, जैसे एनडीटीएल में होता है। बैंक ऋण देते हैं। क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन क्षमता से लिक्विडिटी बढ़ती है। मनी मल्टीप्लायर मतलब मुद्रा गुणक। यदि केवल CRR हो तो 1/C मनी मल्टीप्लायर 1/CRR 1/10% मतलब 10, 1/5% मतलब 20। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। बैंकों को अपने एनडीटीएल का एक भाग तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है, इसे SLR कहते हैं। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। एनडीटीएल विथ RBI CRR और विथ देमसेल्व्स उनके अपने पास SLR। तरल परिसंपत्तियों में निम्न मदों को सम्मिलित किया जा सकता है। कैश तरल में, कैश है लिक्विडिटी में। चेन लिक्विड एसेट्स, द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड। कैश लिक्विड है, गोल्ड भी लिक्विड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी लिक्विड है, और डिपॉजिट्स अंडर HDFC 2022 ये सब लिक्विड है। कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स अंडर HDFC 2022। SLR में परिवर्तन CRR के समान बैंकों की साख सृजन की क्षमता को प्रभावित करते हैं। RBI को दिया जाता है एनडीटीएल का, और SLR बैंक खुद अपने पास रखते हैं एनडीटीएल से। मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक के सूत्र, जब CRR और SLR दोनों है तो 1/CRR प्लस SLR। मनी मल्टीप्लायर बराबर 1/CRR प्लस SLR। SLR बढ़ते हैं तो मनी मल्टीप्लायर घटती है, और CRR बढ़ते हैं तो मनी मल्टीप्लायर भी घटती है। CRR और SLR दोनों बढ़ते हैं तो मनी मल्टीप्लायर घटेगा। The SLR provides protection to depositors. SLR जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। The present SLR 18%। यदि जनता की बैंकिंग आदत में वृद्धि होती है तो मुद्रा गुणक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि जनता की बैंकिंग आदत में वृद्धि होती है तो मुद्रा गुणक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन पूछना। कैश बढ़ाने से बैंकिंग हैबिट में कमी होती है और CDR में बढ़ोतरी होती है, और कैश कम करने से बैंकिंग हैबिट में बढ़ोतरी होती है और CDR कम होता है। कैश कम करने से CDR कम होते हैं और कैश बढ़ाने से CDR बढ़ते हैं। CRR एंड SLR बराबर LRR लीगली रिक्वायर्ड रेशियो। CRR एंड SLR बराबर LRR लीगली रिक्वायर्ड रेशियो, कानूनी रूप से रखना आवश्यक है। ये दोनों के CRR और SLR को। मनी मल्टीप्लायर CRR, SLR और CDR। मनी मल्टीप्लायर CRR, SLR और CDR तीनों हो तब तो 1/CRR प्लस SLR प्लस CDR मतलब कैश डिपॉजिट रेशियो। CDR मतलब कैश डिपॉजिट रेशियो, नकद जमा अनुपात। यदि CRR और SLR स्थिर रहे तो if CRR and SLR remain constant then money multiplier 1/CDR नेगेटिव, CDR डिक्रीजिंग, बैंकिंग हैबिट में बढ़ोतरी होगी। CRAR मतलब कैपिटल एडुकेसी रेशियो, कैपिटल
एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेट, कैपिटल एडिक्वेसी CRAR या कार, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। CRAR बराबर कोर कैपिटल, CRAR बराबर कोर कैपिटल बट्टा रिस्क वेटेड एसेट्स गुने 100। कोर कैपिटल मतलब आधार पूंजी, द कैपिटल विच कैन बी फ्रीली यूज्ड इन एनी इकोनॉमिक क्राइसिस, वह पूंजी जिसका प्रयोग किसी भी आर्थिक संकट के समय आसानी से किया जा सकता है, कोर कैपिटल है। इक्विटी पूंजी इस पूंजी का प्रधान आइटम है, मद है। रिस्क वेटेड एसेट्स जोखिम भारित संपत्तियाँ, मुख्य रूप से बैंकों द्वारा दिए गए ऋण। प्रेजेंटली इन इंडिया द मिनिमम CRAR इज 9%। वर्तमान में भारत में CRAR का न्यूनतम स्तर 9% है। CET1 कॉमन इक्विटी टायर फर्स्ट मिनिमम 7%, कॉमन इक्विटी मिनिमम 5.5% और एडिशनल मैक्सिमम 1.5%। टायर सेकेंड में मैक्सिमम 2% और टोटल 9%। Note, apart from CRAR of 9%, banks are also to maintain CCB of 2.5% in the form of common equity। बैंकों को CRAR के अलावा 2.5% का CCB कॉमन इक्विटी के रूप में रखना पड़ता है। CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर, सबसे पहले कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% और CRAR 9%। इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर मतलब टोटल हो गया 11.5%। LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में ए बेसल थर्ड रेशियो, इट्स मिनिमम लेवल 100% और सिमिलर टू SLR, इंश्योर्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days ऑन कंटिन्यूस बेसिस। 30 दिन की अवधि के लिए निरंतर आधार पर तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करता है, LCR। बेसल मतलब स्विस सिटी, BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। NSFR नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये बेसल थर्ड रेशियो, मिनिमम लेवल 100% और लिक्विडिटी मैनेजमेंट 1 year। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं। केंद्रीय बैंक तरलता में परिवर्तन करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। लिक्विडिटी बढ़ाना होता है, जब लिक्विडिटी बढ़ाना होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है, बाय करता है RBI, और जब लिक्विडिटी को घटाना रहता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है RBI, बिक्री। माइक्रो फाइनेंस मतलब कम आय वाले लोगों को कम राशि अवधि मूल्य की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। अमाउंट 1,000 से कम, टारगेट ग्रुप्स लो इनकम पीपल, बैंकिंग फॉर द पीपल। कवरेज दायर, क्रेडिट, ऋण, पेंशन एंड इंश्योरेंस, रेमिटेंस ऑफ फंड्स, कोषों का संप्रेषण और कलेक्शन ऑफ थ्रिफ्ट, मितव्ययिता, सेविंग, कम खर्चीला वस्तुओं का संग्रहण करना। डेवलपमेंट विकास, माइक्रो फाइनेंस वाज स्टार्टअप बाय नाबार्ड इन 1992। SBLP, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक्स लिंकेज प्रोग्राम, स्वयं सहायता समूह निर्धनों का है। ऑफकोर्स बैंक इन समूहों को स्वरोजगार की परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। रेगुलेशन नियमन किया जाता है RBI द्वारा। PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, डायरेक्टेड लेंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र उधार या निर्देशित उधार, सेक्टर लेंडिंग। बैंकों को अपनी कुल उधारियों का एक निश्चित अनुपात कुछ विशिष्ट निश्चित क्षेत्रों के लिए आवंटित करना होता है, इसे PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एग्रीकल्चर, MSMEज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, BPL एंड
weaker section: exports, education, housing, social infrastructure, renewable energy. PSLCS 2016 प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स ट्रांजैक्शन ऑन इक्यूबेर लेन देन साइज 25 लाख. नीच बैंक्स नचिकेत मोड़ समिति बैंक्स कैटेगरी टू द नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप, किसी विशेष समूह की आवश्यकताओं के लिए कार्य करने वाले बैंक. नीच बैंक्स में पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फिनेंशियल बैंक्स, लघु वित्तीय बैंक. प्रधानमंत्री जन धन योजना फिनेंशियल इंक्लूजन मिशन 2014. डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण. दूसरा डिपॉजिट्स जमाएं. तीसरा पेंशन एंड इंश्योरेंस. चौथा रुपे कार्ड बाय NPCI इंडियन. ओवरड्राफ्ट. पाँचवा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैक्सिमम 10,000 और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मैक्सिमम 2 लाख दुर्घटना बीमा. BC मॉडल ऑफ बैंकिंग 2006. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज इन लेस पॉपुलेटेड विलेजेस थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड एज बैंक्स मित्रा. कम जनसंख्या वाले गांवों में प्रतिनिधियों. बैंक मित्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना. नोट. लागत कुशल. ये कॉस्ट इफिशिएंट मॉडल एज कंपेयर टू द ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल. फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स RBI मार्क्स 100. वित्तीय समावेशन सूचकांक, सूचना देने वाला अंक. मानक पैरामीटर्स, यूजेज प्रयोग, एक्सेस पहुंच, क्वालिटी गुणवत्ता. 97 इंडिकेटर्स. डिपॉजिट इंश्योरेंस इन इंडिया स्टार्टेड 1961. जमाओं का बीमा. गारंटी ऑन डिपॉजिट्स बैंक्स. प्रेजेंट लेवल अप टू 5 लाख. गारंटीड बाय DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन. 100% सब्सिडियरी कंपनी ऑफ RBI, रिजर्व बैंक की 100% सहायक कंपनी. टोकेनाइजेशन वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न प्रकार के लेन देन करते समय डेबिट/क्रेडिट कार्डों की सूचनाओं को एक वैकल्पिक अंक, जिसे टोकन कहते हैं, के द्वारा प्रतिस्थापित करना. NBFC शैडो बैंक्स. नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां. मीनिंग रजिस्टर्ड कंपनीज अंडर इंडियन कंपनी एक्ट. मोर देन 50% एसेट्स और इनकम फिनेंशियल वित्तीय. टाइप्स प्रकार. NBFC के प्रकार में डिपॉजिट वाइज जमाओं के अनुसार NBFC डिपॉजिटिंग, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जनता से जमाएं ले सकते हैं. और NBFC ND नॉन डिपॉजिटिंग, जनता से जमाएं नहीं ले सकती है. NBFC SI सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट, वेरी बिग NBFC, बहुत बड़े NBFC होते हैं. फंक्शन वाइज कार्यानुसार. फंक्शन वाइज NBFC IFC इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस कंपनी. IFC मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस कंपनी. MFI मतलब माइक्रो फिनांस इंस्टीट्यूशन. ICC मतलब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी ETC. और SBR स्किल बेस्ड रेगुलेशन में बेस लेयर NBFC, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर. न्यू टाइप्स. AA अकाउंट एग्रीगेटर. NBFC अकाउंट एग्रीगेटर. P2P peer to peer. NBFC AA और P2P को फिनटेक, फिनांस एंड टेक्नोलॉजी, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. NBFC P2P, NBFC AA, NBFC IFC, NBFC MFI.
डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। साख सृजन की प्रक्रिया के अंतर्गत बैंक जनता के लिए मांग जमाएं उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि एनबीएफसी ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा बैंक जमाओं पर आरबीआई की गारंटी होती है, लेकिन एनबीएफसी की जमाओं पर यह गारंटी नहीं होती है। एटीएम्स ऑफ एनबीएफसी, वाइट लेवल एटीएम, रेगुलेशन बाय आरबीआई। रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? आरबीआई के द्वारा, विथ सम एग्जेम्पशंस, कुछ बातों को छोड़कर। द इशू ऑफ एनपीएस, मुद्रा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादन परिसंपत्तियाँ। मीनिंग ऑफ एनपीएज, एनपीएज ऐसे बैंक ऋण जिन पर 90 दिन से अधिक का विलम्ब हो जाता है, जैसे एक में किस्त, दूसरा ब्याज भुगतान, दोनों। एन एनपीए इंटर्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेज। एक एनपीए निम्न अवस्थाओं से गुजरता है। एक में एसएमए 0 1 से 30 दिन के लिए, एसएमए 1 31 से 60 दिन के लिए, और एसएमए 2 61 से 90 दिन के लिए, और एनपीए मोर देन 90 दिन से अधिक के लिए। और एसएमए और एनपीए, एसएमए 2 और एनपीए को स्ट्रेस्ड एसेट कहते हैं। एसएमए मतलब स्पेसिफिकली या स्पेशली मेंशन्ड अकाउंट। स्ट्रेस्ड अकाउंट में एसएमए 2 और एनपीए की समस्या बैंक रन की समस्या पैदा कर सकती है। लेवल ऑफ एनपीएज इन इंडिया, पीएसबी 5.2% पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और पीवीबी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 2.2% और फॉरेन बैंक्स 1.9%। एससीबी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अनुसूची वाणिज्य में 3.9%। ग्रोस जीएनपी, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो, सोर्स फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई जून 2010। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एनपीए इज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, एनपीए का सर्वाधिक भाग औद्योगिक क्षेत्र में। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसके अंतर्गत दिवालियेपन की समस्या का समाधान समयबद्ध ढंग से 330 दिन में किया जाता है। 330 दिन में समाधान नहीं होने पर कंपनी का लिक्विडेशन, विघटन कर दिया जाता है। बैड बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो बैंकों के एनपीए खरीदता है, जिसे एआरसी कहते हैं। NARCL 2021, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड टू बाई एनपीएज ऑफ मोर देन 500 करोड़ इच एनपीएज, कैश 15% और एसआरएस सिक्योरिटाइजेशन रिसिप्ट्स 85%। गारंटी बैंक, बैकस्टॉप फैसिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी। नोट, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनपीएज IDRCL was established. IDRCL इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड LL, ये एनपीए से जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन के लिए है। S4A और ICA और STR। CBDC इन इंडिया वर्चुअल करेंसी, CBDC इन इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, आभासी मुद्रा। प्रोड्यूस्ड प्रस्तावित यूनियन बजट 2022-23 में। कमेटी अजय चौधरी कमेटी, स्टार्टेड ऑन पायलट बेसिस, प्रायोगिक रूप से शुरू। होलसेल बड़े लेन देन, होलसेल और रिटेल छोटे लेन देन। होलसेल बड़े लेन देन पर सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन में इन द ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और रिटेल छोटे लेन देन में इलेक्ट्रॉनिक रुपीज CUG क्लोज्ड यूजर ग्रुप्स में पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट्स। बेनिफिट्स, मुद्रा को जारी करने की कम लागत, भुगतान अंतिम और द्रुत। इम्पैक्ट्स, प्रभाव,
बैंक्स और सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी के घटबै छै और सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी के बढ़बै छै। तो डिपॉजिट बैंक लिक्विडिटी बढ़ता है, डिपॉजिट घटता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में हैव टू बी इंक्रीज, ब्याज की दर बढ़ानी पड़ सकती है। द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम अनाउंस्ड 2021 घोषित। छोटे निवेशक सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं आरडीजी से। उन्हें आरबीआई के पास एक डीमैट खाता खोलना पड़ता है जिसका नाम आरडीजी अकाउंट होता है। आरडीजी अकाउंट मतलब रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। गिल्ट मतलब जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। छोटे निवेशक प्राथमिक और द्वितीय दोनों बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी मार्केट द्वितीय बाजार। प्राइमरी मार्केट में फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर सोल्ड एंड परचेज, नए जीसे का निकाले और खरीदे जाते हैं। और सेकेंडरी बाजार में द्वितीय बाजार में ट्रांजैक्शन ऑफ ऑलरेडी इशूड जीसे, पहले से जारी जीसे का लेन देन होता है। एनडीएसओएम मतलब नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड अनुसूचित और नॉन शेड्यूल्ड गैर अनुसूचित। शेड्यूल्ड में रजिस्टर्ड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुच्छेद 2 में पंजीकृत। में पीएसबी है प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक। पीएसबी में पब्लिक सेक्टर बैंक, में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक। में एसबीआई और नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। आरबीआई एस्टेब्लिश्ड 1935, नेशनलाइज्ड 1949। फंक्शंस मॉनेटरी अथॉरिटी मौद्रिक सत्ता। फॉरेक्स मैनेजमेंट विदेशी मुद्रा प्रबंधन। सरकार का बैंकर है, बैंकों का बैंक है, चलन का निर्णायक है, इशू ऑफ करेंसी, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, अंतिम शरणस्थली का घर करता है। आर्थिक संकट समय किसी बैंक की मदद करना, हेल्पिंग अ बैंक ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस। फिनंशियल मार्केट वित्त बाजार। फिनंशियल मार्केट वित्त बाजार में कोषों के विनियमन का बाजार, मार्केट फॉर एक्सचेंजिंग फंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज फिनंशियल मार्केट में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में अल्पकालिक कोषों का बाजार है, टाइम पीरियड नॉट मोर देन 1 ईयर। और पूंजी बाजार दीर्घकालिक कोषों का बाजार है, टाइम पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा समय पूंजी बाजार में, 1 साल से कम मनी मार्केट में। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज मनी मार्केट। भारत में मुद्रा बाजार की संरचना। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट, सीबीएलओ मनी मार्केट, सीपीओज मनी मार्केट, सीडीएस मनी मार्केट, बिल्स मनी मार्केट में। और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में हुंडी, मनी लेंडर और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ईटीसी सब अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में। बिल्स में कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स और सीएमबीएस। हुंडियों के नोट में हुंडियों के माध्यम से धन और वस्तुओं का विनिमय लेन देन किया जाता था। ओवरनाइट मनी मार्केट, मांग मुद्रा बाजार। डिमांड मनी मार्केट वह बाजार होता है, मांग मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जिसमें बैंक केवल एक दिन के लिए धन का लेन देन करते हैं। ओवरनाइट मनी मार्केट में तीसरा है नोटिस मनी मार्केट। नोटिस मनी मार्केट मतलब नोटिस मुद्रा बाजार, धन का लेन देन 14 दिन तक, अप टू 14 डेज। चौथा इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट में अप टू 1 ईयर, मोर देन 14 दिन से अधिक समय, 14 दिन से अधिक, टू 1 ईयर।
10 दिन से अधिक और 1 साल से कम। 5वां है CBLO, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। CBLOज बैंकों द्वारा 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। द कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय CPS निम्न के निकाले जाते हैं। हाई रेटेड कंपनीज, दूसरा प्राइमरी डीलर्स, तीसरा AIFIs, AFIs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। They are issued on the basis of discount to face value and are unsecured। ये अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के आधार पर निकाले जाते हैं और अनसिक्योर्ड होते हैं। कमर्शियल पेपर ILNFS। CDS सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बागुल कमेटी के रिकमेंडेशन से लाया गया था। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड बाय AIFIs एंड बैंक्स, डिस्काउंट ऑफ फेस वैल्यू और अनसिक्योर्ड हुई है CDS। द कमर्शियल बिल्स आर इशूड बाय ट्रेडर्स, टाइम पीरियड यूजुअली 3 months और नॉट फेमस इन इंडिया। रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं। 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज का फुल्ली सिक्योर्ड ट्रेजरी बिल्स। द ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं ट्रेजरी। स्टेट गवर्नमेंट नॉट अलाउड। CMBS 2010 से। कैश मैनेजमेंट बिल्स, कैश मैनेजमेंट टू बी इशूड बाय RBI और वन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स। डिफरेंसेस, बट देयर आर 2 डिफरेंसेस, लेकिन 2 अंतर होते हैं। टाइम पीरियड लेस देन 91 डेज 70 दिन और नॉन स्टैंडर्ड टाइम पीरियड 70 का कोई मानक नहीं होता है, किसी भी संधि के हो सकते हैं। द मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय द RBI। मुद्रा बाजार का नियमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। कंपनियों की पूंजी, कैपिटल ऑफ कंपनीज, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट। कैपिटल मार्केट के ही स्टॉक मार्केट कहा जाता है। कंपनियों की पूंजी, कैपिटल ऑफ कंपनीज। पार्टिसिपेटरी कैपिटल, भागीदारी देने वाली पूंजी में शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, शेयर्स अंशपत्र, और नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल में भागीदारी नहीं देने वाली पूंजी में लोन ऑब्लिक डेब्ट कैपिटल, ऋण पूंजी में बॉन्ड्स, डिबेंचर etc। और शेयर कैपिटल में शेयर में इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर समता अंशपत्र और प्रीफरेंस शेयर अधिमान अंशपत्र। इक्विटी शेयर नो प्रीफरेंस इन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अधिमान में। और इक्विटी शेयर नो फिक्स्ड प्रॉफिट रेट इन एडवांस, पहले से लाभ की दर निश्चित नहीं होती है। और इक्विटी शेयर पार्टिसिपेशन इन लॉसेज, हानि में भागीदारी होती है। इक्विटी शेयर पार्टिसिपेशन इन लायबिलिटीज, देयताओं में भागीदारी होती है। प्रीफरेंस शेयर इन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, लाभों के वितरण में अधिमान होता है। प्रॉफिट रेट, प्रीफरेंस शेयर प्रॉफिट रेट इज फिक्स्ड इन एडवांस, पहले से ही लाभ की दर निश्चित होती है। प्रीफरेंस शेयर में नो पार्टिसिपेशन इन लॉसेज और प्रीफरेंस शेयर में नो पार्टिसिपेशन इन लायबिलिटीज, देयताओं में भागीदारी लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड मतलब सीमित और अनलिमिटेड और सीमित। लिमिटेड में अप टू द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी के अंकित मूल्य तक, और नॉट लिमिटेड में कोई सीमा नहीं। 1 ईयर एक इक्विटी शेयर, इक्विटी 10 रुपये के। वोटिंग राइट्स आर गिवन, मताधिकार दिए जाते हैं। किसमें? इक्विटी शेयर में मताधिकार दिए जाते हैं और प्रेफरेंस शेयर में नो वोटिंग राइट, कोई मताधिकार नहीं होता है। CRR 9%, टायर फर्स्ट 7%, टायर सेकेंड 2%, कॉमन इक्विटी 5.5 टायर फर्स्ट में, और एडिशनल 1.5। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज इक्विटी मार्केट, प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार, सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार। प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यूड मार्केट, कंपनीज कलेक्ट
कैपिटल कंपनियों द्वारा पूंजी एकत्र की जाती है प्राइमरी मार्केट में। न्यू इक्विटी आर इशूड, नए इक्विटी जारी किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में। IPO, FPO, OFS, UIP, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू, ये सब प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार में OIM, ओल्ड इशूज मार्केट। इन्वेस्टर्स गेट लिक्विडिटी, निवेशकों द्वारा तरलता ली जाती है। ऑलरेडी इशूड इक्विटीज आर ट्रांजेक्टेड, पहले से जारी इक्विटी का लेन देन होता है। शेयर मार्केट, शेयर बाजार में ही BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ETC। IPO, FPO, OFS, प्राइवेट प्लेसमेंट, QIP और राइट्स इशूज। QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। OFS, ऑफर फॉर सेल। FPO, फर्दर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। नोट्स, जब कोई कंपनी पहली बार जनता के समक्ष इक्विटी बेचने का प्रस्ताव लाती है तो उस प्रस्ताव को IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। इसके लिए कंपनी DRHP जारी करती है। DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स। IPO के बाद के सभी पब्लिक ऑफर FPO, फॉलो ऑन या फर्दर पब्लिक ऑफर कहलाते हैं। OFS मतलब ऑफर फॉर सेल, एक इलेक्ट्रॉनिक निर्गमन जो केवल एक दिन के लिए खुला रहता है। एन एग्जाम्पल ऑफ फास्ट ट्रैक इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट में इक्विटीज आर सोल्ड, इक्विटी बेची जाती है सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के लिए, ओनली सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स। QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इक्विटीज आर सोल्ड, इक्विटी बेची जाती है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। राइट इशू मतलब इक्विटीज आर सोल्ड, ओल्ड इक्विटी होल्डर्स, जिनके पास पहले से ही इक्विटी है उनको बेचा जाता है। IPO, FPO, OFS, PPP और QIP और RI, राइट इशू। प्राइमरी मार्केट न्यू इक्विटी है, प्राइमरी मार्केट के न्यू इक्विटी है। यूरो इशू, यूरो निर्गमन, इशूज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी और इशूज टू बी प्लस इशूज टू बी बाउट इन फॉरेन कंट्रीज, विदेशी मुद्रा में लाए जाने वाले निर्गमन। यूरो इशू, विदेशी मुद्रा में लाए जाने वाले निर्गमन प्लस विदेशों में लाए जाने वाले निर्गमन। विदेशी मुद्रा में विदेशों में लाए जाने वाले निर्गमन और यूरो इशू कहते हैं। यूरो इशू बाय इंडियन कंपनीज, यूरो इशू बाय इंडियन कंपनी। इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल में ADR, GDR। ADR में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और GDR में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, एग्जेम्प्ट अमेरिका। और डेब्ट कैपिटल में FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, डेब्ट कैपिटल। यूरो इशू बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। IDR/BHDR, IDR मतलब भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, IDR मतलब भारत डिपॉजिट रिसिप्ट्स और IDR मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, दोनों मिला के इक्विटी कैपिटल, इंडियन रुपये जो इंडिया। प्राथमिक बाजार नई इक्विटी पूंजी एकत्र होती है प्राइमरी मार्केट में। द्वितीयक बाजार सेकेंडरी मार्केट मतलब पहले से जारी इक्विटी का लेन देन, तरलता। डीमैट वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इक्विटी आदि के भौतिक अस्तित्व की इलेक्ट्रॉनिक अस्तित्व में बदला जाता है। डीमैट अकाउंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, Wipro 50, स्टार्टअप 1000। डिपॉजिटरी फंड्स, निक्षेप निधि या डिपॉजिटरी फंड। डीमैट की क्रिया को संपादित करने वाले वित्तीय संस्थान। दो डिपॉजिटरी इक्विटी के लिए NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। स्पेकुलेशन सट्टा, भविष्य में होने वाले कीमत उतार चढ़ाव से लाभ कमाने के लिए इक्विटी आदि का क्रय विक्रय करना।
स्पेकुलेटर्स सटोरिया या सट्टेबाज, वे लोग जो सट्टे की गतिविधि को संपादित करते हैं स्पेकुलेटर्स कहलाते हैं। बुल्स तेजरिया, बुल्स मतलब तेजरिया, वे लोग जो इस बात का अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी और इस प्रकार वे खरीदारी करते हैं। बियर्स मंदरिया, भविष्य में गिरावट का अनुमान, स्पेकुलेशन ऑफ डिक्लाइन इन फ्यूचर, तो वे बेचने के सौदे करते हैं। नोट, इक्विटी बाजार में बुल्स एंड बियर दोनों एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन वे कभी कभी एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। यदि बुल्स भारी पड़े तो उसे बुलिश मार्केट कहते हैं और यदि बियर्स भारी पड़े तो उसे बियरिश मार्केट कहते हैं। डायग्राम में सेंसेक्स T1 T2 T3 T4 टाइम, और ये सेंसेक्स में तो ये बढ़ रहा है तो बुलिश मार्केट, और फिर बियरिश मार्केट, यूएस मॉनेटरी पॉलिसी और रशियन यूक्रेन डिस्प्यूट सिटीज। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग वह क्रिया जिसमें किसी इक्विटी को पहले बेचा जाता है और बाद में खरीदा जाता है। सेल पहले कर देते हैं, फिर डिलीवरी बाद में दी जाती है। नोट, दिस वर्ड was in news regarding in Adani Group, an American short seller. Hindenburg raised questions on Adani Group. यह शब्द अडानी समूह के मामले में चर्चा में रहा। शॉर्ट सेलिंग, अमेरिकन शॉर्ट सेलर टिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह पर कुछ प्रश्न खड़े किए गए थे। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज वह प्रक्रिया जिसमें लोग दो बाजारों में पाए जाने वाले कीमत अंतरों से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। सट्टा, स्पेकुलेशन, बुल्स तेजरिया, बियर्स मंदरिया। बुल में बाय खरीदेगा, बाय मतलब खरीदेगा, और बियर सेल बेचेगा। बुल ग्रेटर देन बियर्स, बुल ग्रेटर देन बियर्स द बियरिश मार्केट। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज शॉर्ट सेलिंग या कमी। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, ब्याज दर में आर्बिट्रेज वह प्रक्रिया जिसमें विकसित राष्ट्रों के निवेशक, विशेष रूप से यूएसए के निवेशक, भारत जैसे राष्ट्रों में प्रचलित ऊंची ब्याज दरों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएसए लेस देन इंडिया, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडिया, डॉलर फ्लो होते हैं फिर रिवर्स हो जाते हैं। प्रभाव, इम्पैक्ट्स, डॉलर रेट में कमी होगी और एक्सचेंज रेट में भी कमी, वैल्यू बढ़ जाएगा रुपए की और हमारे एक्सपोर्ट्स घट जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड घटेगा तो C + I + G + X - M GST घटा एंड एक्सपोर्ट, चौथा इंपोर्ट बढ़ेगा। Notes, many a times the USA tries to manipulate this process in its favor by introducing cheaper, easy and expansionary monetary policy. This affects negatively the microeconomic stability of India. कई बाजार अमेरिका आसान या सस्ती तथा विस्तारक मौद्रिक नीति को लागू करके इस प्रक्रिया का अपने पक्ष में प्रयोग करने की कोशिश करता है। ईजी और चीपर मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट कम और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी हाई। T+1 सेटलमेंट, भारत के इक्विटी के द्वितीयक बाजार में हाल ही में लागू की गई निपटान सेटलमेंट प्रणाली। इसमें लेन देन के
दिन से ठीक अगले दिन +1 अंतिम निपटान कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड्स पारस्परिक निधियाँ वे वित्तीय संस्थान जो छोटी राशि जैसे कि 10 रुपये 20 रुपये की यूनिट जारी करके छोटे निवेशकों से धन एकत्र करते हैं और उसका निवेश विभिन्न उपकरणों में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कलेक्शन इक्विटी बॉन्ड्स, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, फार्मा में सब फाइजर, सिप्ला, टीसी, ऑटो सेक्टर में मारुति बजाज, बैंकिंग से SBI, ICICI, IT सेक्टर में TCS, इन्फोसिस, ETC। बॉन्ड में जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स नोट दे गिव वे देते हैं, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, विविध पोर्टफोलियो। हेज फंड में सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, टारगेट ग्रुप HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ETF में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड छोटी राशि की यूनिट जारी करते हैं और उनका निवेश पैटर्न फिक्स रहता है। ETF REITs प्रपोज्ड इन बजट 2014-15। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इशू यूनिट्स में और इन्वेस्टमेंट एरिया रियल एस्टेट सेक्टर। इन्विटीज प्रपोज्ड इन बजट 2014-15 और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सिमिलर टू REITs इन्वेस्टमेंट एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर। हेजिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट रिस्क इज कॉल्ड हेजिंग। बाजार जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा को हेजिंग कहते हैं। हेजिंग के लिए लोग अग्रिम रूप से सौदे करते हैं। वायदा कारोबार, फॉरवर्ड पब्लिक फ्यूचर्स मार्केट। बॉन्ड वर्सेज डिबेंचर्स ऋण पत्र दोनों ऋण देने के उपकरण हैं। बोथ आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। बॉन्ड्स आर secured while debentures are unsecured. Convertible bond a bond which is convertible into equity, इक्विटी में बदलने वाला बॉन्ड। सामान्यतः ब्याज की दर कम होगी कन्वर्टिबल बॉन्ड की। नोट मुद्रास्फीति के समय यह कुछ सीमा तक सुरक्षा देता है। मसाला बॉन्ड रुपए में नामांकित बॉन्ड जिन्हें विदेशों में रुपए में नामांकित और विदेशों में जारी किए जाते हैं। मसाला बॉन्ड IFC ने सबसे पहले मसाला बॉन्ड का प्रयोग किया था। IFC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। वर्ल्ड बैंक सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन सहायक। IFC वर्ल्ड बैंक के सहायक बैंक हैं। और LSE लंदन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग होता है। महाराजा बॉन्ड रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड इन इंडिया बाय IFC। ग्रीन बॉन्ड्स टू फिनांस ग्रीन प्रोजेक्ट लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी etc. नोट गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड 2023, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड 2023 में 2028 में 5 वर्ष के लिए और 2033 10 वर्ष के लिए। ग्रीनियम 10 वर्ष, नॉर्मल बॉन्ड 7% और ग्रीन बॉन्ड 6.5%। कूपन रेट 10.5। ग्रीनियम में 10 वर्ष में नॉर्मल बॉन्ड है 7%, ग्रीन बॉन्ड 6.5%। दोनों के बीच डिफरेंस है 0.5%। नॉर्मल बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड के बीच डिफरेंस 0.5, उसे ही ग्रीनियम कहते हैं। नॉर्मल बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड के डिफरेंस को रेट को ग्रीनियम कहते हैं। ग्रीनियम मसाला बॉन्ड RDBS विदेशों में निकालते हैं और ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीन मसाला बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड्स फॉर द फाइनेंस फॉर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वाटर फिशरीज etc. मनी बॉन्ड या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड 2015 में और सेबी ने इन पर नियंत्रण और निर्देश दिए। ZCB जीरो कूपन बॉन्ड ZCB बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड विथ 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट
टू बी इशूड ऑन डिस्काउंट भुट्टे पर जारी की जाती है, और डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं। 100 रुपये बन रहा पर 0% रेट मिलता है, और टाटा 10 वर्ष के लिए तो छूट मिलती है 20% डिस्काउंट मिलता है, 80 रुपये में मिलेगा, और टाइम पूरा होने पर 100 रुपया मिलेगा। परपेचुअल बॉन्ड नेवर एक्सपायर, परपेचुअल बॉन्ड नेवर एक्सपायर, कभी समाप्त नहीं होता। हाइब्रिड होता है डेब्ट और इक्विटी। जंक बॉन्ड रिस्की होता है और हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। एलिफेंट बॉन्ड 25 साल के लिए। रिकमेंडेड सुजीत भल्ला कमेटी और प्रोपोज यूज ऑफ ब्लैक मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी बॉन्ड। ई बियरर बॉन्ड वाहक बॉन्ड। डोनेट पॉलिटिकल पार्टी 15 देश तक वैलिड होता है। SBI अप्रैल क्वार्टर 1 अप्रैल, क्वार्टर 7 जुलाई और क्वार्टर 3 अक्टूबर और क्वार्टर 4 जनवरी दिन तक रहता है। SBI में ZCB बॉन्ड जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड इशू बाय सोशल एंटरप्राइज। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो मुद्रास्फीति की दर के ऊपर एक स्थिर वास्तविक ब्याज दर को सुनिश्चित करता है। इन्फ्लेशन रेट 5%, रियल रेट 3%, नॉमिनल रेट 8%। कुछ मुख्य शेयर सूचकांक इंडिसेज। सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स, फर्स्ट इक्विटी इंडेक्स और स्टार्टेड जनवरी 1986। बेस डेट 1 अप्रैल 1979 और बेस वैल्यू 100। कंपनीज कवर्ड टॉप मोस्ट 30 कंपनीज लिस्टेड ऑन BSE। निफ्टी NSE 50 बेस रेट 3 नवंबर 1995 और बेस वैल्यू 1000 और कंपनीज कवर्ड टॉप मोस्ट 50 लिस्टेड ऑन NSE। फॉरेन सेक्टर विदेशी क्षेत्र भुगतान संतुलन खाते बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स BOP अकाउंट या BOP। फॉरेन सेक्टर विदेशी क्षेत्र भुगतान संतुलन खाते बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट BOP अकाउंट या BOP। मीनिंग अर्थ भुगतान संतुलन खाता एक राष्ट्र का शेष दुनिया के साथ किए जाने वाले आर्थिक लेन देन का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से दुनिया के साथ। Credit plus in this account 2 types of entries are recorded. Credits plus when payment is to be received, debt minus when payment is to be given. इस खाते में 2 प्रकार की प्रविष्टियाँ एंट्रीज की जाती हैं। क्रेडिट प्लस यदि भुगतान प्राप्त हुआ, डेबिट माइनस यदि भुगतान करना पड़े। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट वस्तु सेवा एंड एक तरफा हस्तांतरण, और कैपिटल अकाउंट ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। करेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट, ट्रेड अकाउंट और विजिबल अकाउंट। दूसरा इनविजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट में इम्पैक्ट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली गुड्स, और इनविजिबल अकाउंट में यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और सर्विस ट्रेड। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में प्राइवेट रेमिटेंसेज और ग्रांट्स etc। सर्विस ट्रेड में ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम। मिसलेनियस में सॉफ्टवेयर, नॉन सॉफ्टवेयर में बिजनेस सर्विस और कम्युनिकेशन सर्विस और फिनंशियल सर्विसेज। कैपिटल अकाउंट संपत्ति देताओं के लेन देन
FDI, FPI, ECB, NRI डिपॉजिट्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ECB एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग बाह्य वाणिज्यिक उधार, NRI डिपॉजिट एक्सटर्नल असिस्टेंस गवर्नमेंट बोरोइंग आते हैं। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ट्रांजैक्शंस विथ IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेन देन। चेंजेज इन फॉरेक्स रिजर्व्स फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा भंडारों में परिवर्तन। नोट्स इन द ट्रेड अकाउंट और विजिबल अकाउंट ओनली इम्पैक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड। मर्चेंडाइज ट्रेड पन्ने व्यापार अवलिक दृश्य खाते में केवल वस्तुओं के इम्पैक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिखा जाता है। द नेट पोजीशन टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट ऑफ द ट्रेड अकाउंट इज कॉल्ड BOT बैलेंस ऑन ट्रेड अकाउंट में पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस नेगेटिव ट्रेड डिफिसिट। व्यापार खाते की विशुद्ध या निवल स्थिति टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट को BOT बैलेंस ऑन ट्रेड अकाउंट कहते हैं और पॉजिटिव व्यापार अधिशेष और नेगेटिव व्यापार घाटा। द नेट पोजीशन ऑफ द इनविजिबल अकाउंट इज कॉल्ड BOI बैलेंस ऑन इनविजिबल अकाउंट पॉजिटिव सरप्लस नेगेटिव डिफिसिट। अदृश्य खाते की निवल स्थिति को कहा जाता है BOI बैलेंस ऑफ इनविजिबल अकाउंट पॉजिटिव अधिशेष नेगेटिव घाटा। द नेट पोजीशन ऑफ द करेंट अकाउंट इज कॉल्ड CAB करेंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव CAS करेंट अकाउंट सरप्लस C निगेटिव CAD करेंट अकाउंट डेफिसिट। संपूर्ण चालू खाते की निवल स्थिति को कहते हैं टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट CAB करेंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव चालू खाता अधिशेष निगेटिव चालू खाते घाटा CAD। पूंजी खाते में संपत्ति अवलिक देयताओं के लेन देन लिखे जाते हैं। द क्रेडिट इंट्रीज इन द कैपिटल अकाउंट शो कैपिटल इनफ्लोज। एग्जाम्पल्स में फॉरेनर्स मेक्स इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडियंस बोरो फ्रॉम एब्रॉड, फॉरेनर्स reduce liability towards India, the Indians reduce foreign assets. If above examples are reversed, then the examples of capital outflow are created. पूंजी खाते की क्रेडिट प्रविष्टियाँ इंट्रीज कैपिटल इनफ्लो पूंजीगत अंतर्प्रवाह को दिखाती है। उदाहरण विदेशी भारत में निवेश करते हैं, भारतीय विदेशों से उधार लेते हैं, विदेशी भारत के प्रति देयताओं को कम करते हैं, भारतीय लोग विदेशी संपत्तियों को कम कर देते हैं। यदि उपर्युक्त उदाहरणों को पलट दिया जाए तो कैपिटल आउटफ्लो पूंजीगत बहिर्गमन के उदाहरण तैयार हो जाएंगे। फॉरेक्स रिजर्व्स विदेशी मुद्रा भंडार। फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार में FCA, गोल्ड, SDR एलोकेशन और RTP। FCA मतलब फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट में हार्ड करेंसी या कन्वर्टिबल करेंसी। बॉन्ड्स में TBS, ट्रेजरी बिल्स जो हार्ड करेंसी में डिनोमिनेटेड है। हार्ड करेंसी कन्वर्टिबल करेंसी में डॉलर, यूरो, पौंड etc। और SDR एलोकेशन प्लस स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स IMF की मुद्राएं। और RTP रिजर्व ट्रांसपोजिशन 25% ऑफ कोटा विथ IMF विच इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड करेंसी कन्वर्टिबल करेंसी। IMF में कोटा का 25% भाग जो हार्ड मुद्राओं में होता है। कोटा फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन इन IMF में वित्तीय योगदान 25% हार्ड करेंसी में, 75% डोमेस्टिक में। निवल स्थिति नेट पोजीशन टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट। ट्रेड अकाउंट या विजिबल अकाउंट। इनविजिबल अकाउंट BOI बैलेंस ऑफ इनविजिबल अकाउंट। ट्रेड और BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। विनिमय दर एक्सचेंज रेट। विनिमय दर एक्सचेंज रेट अर्थ किसी विदेशी मुद्रा की एक इकाई का घरेलू मुद्रा में अभिव्यक्त मूल्य, जैसे कि 83 रुपये बराबर $1 आदि। उपर्युक्त के आधार पर घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा में भी विनिमय दर निकाली जा सकती है, जैसे कि 1 रुपये बराबर
$1/82। प्रकार टाइप्स स्टेरिलाइजेशन टाइप्स स्थिर फिक्स्ड लचीली फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग प्रबंधकीय लचीली मैनेज्ड फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग और डट्टी फ्लोट्स विनिमय दर के टाइप्स स्थिर विनिमय दर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इसके अंतर्गत किसी विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को एक निश्चित स्तर पर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है और उसमें बार बार बदलाव नहीं किया जाता है सेंट्रल बैंक फिक्स्ड कर देता है। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन स्थिर विनिमय दर में केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन जैसे कि फर्स्ट में है 50 रुपये में $1 मिले छे, अब 100 रुपया दे पर $1 मिले छे। भारत मार्कर MRP 50 रुपये, भारत एक्सचेंज रेट 50 रुपये बराबर $1, 100 रुपये बराबर $1। USA में $1 गुने 10 $10 0.5 गुने 50 0.5 गुने 50 यानी $25। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन आयात प्रतिस्थापित घरेलू वस्तु से होता है। पॉसिबल इम्पोर्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन अवमूल्यन के संभावित प्रभाव वेरिएबल्स चरणिकेट्स डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट पॉजिटिव होता है, इंपोर्ट निगेटिव और BOT पॉजिटिव, GDP पॉजिटिव, एम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव, इन्फ्लेशन पॉजिटिव, खाली निगेटिव होता है इंपोर्ट्स। अधिमूल्यन मतलब रिवैल्यूएशन मतलब अवमूल्यन के ठीक विपरीत प्रक्रिया। इसमें घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में मूल्य बढ़ा दिया जाता है। अधिमूल्यन के प्रभाव अवमूल्यन के प्रभाव की तुलना में ठीक विपरीत होते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट स्थिर विनिमय दर डिवैल्यूएशन अवमूल्यन रिवैल्यूएशन अधिमूल्यन नॉट ऑटोमेटिक नहीं सेंट्रल बैंक करे छे। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन लचीली विनिमय दर फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ओवरवैल्यूड मतलब अधिमूल्य फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इसके अंतर्गत मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है। इससे में स्वतः परिवर्तन होते रहता है। प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर मैनेज्ड फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग रेट फ्लेक्सिबल लचीले और इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप इस नाम से भी जाना जाता है। डट्टी फ्लोट भारत की वर्तमान प्रणाली प्रेजेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है। मैनेज्ड फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज रेट है TT बायर्स और ये सेल्स। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो फॉरेक्स रिजर्व मनी सप्लाई बढ़ने से स्टेरिलाइजेशन होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स से मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी कम हो जाता है। डिप्रिसिएशन मुद्रा का कमजोर होना बाजारी शक्तियों के कारण घरेलू या किसी भी मुद्रा का मूल्य स्वतः कम हो जाना। एप्रिसिएशन मुद्रा का मजबूत होना। डिप्रिसिएशन का ठीक उल्टा जस्ट अपोजिट डिप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन मतलब सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन स्वतः होता है। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन स्वतः होता है। डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन तथा रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन के प्रभाव एक समान होते हैं।
अमेरिकन मौद्रिक नीति, भारतीय रुपये पर प्रभाव। यूएस मॉनेटरी पॉलिसी टाइट, इंटरेस्ट रेट टाइट करे से इम्पैक्ट रुपये के वैल्यू गिर जाए, वैल्यू कम हो जाए। इजी इंटरेस्ट रेट हाई करे से रुपये के वैल्यू गिर जाए, डिक्रीज हो जाए। और इंटरेस्ट रेट लो करे से रुपये की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। एप्रिसिएशन, रुपये की डिक्रीज के डिप्रिसिएशन। टाइट सख्त मतलब ब्याज दर बढ़ेगा, और इजी मतलब ब्याज दर घटेगा। प्रभावी विनिमय दर विदेशी मुद्रा की एक टोकरी की विनिमय दर है। द एक्सचेंज रेट ऑफ अ बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसी।